तो लंगर भी खत्म नहीं होता इसकी हो गया शुरू। तो देखो उसने ये 8 ग्रुप बना रखे हैं। 0 ग्रुप को अभी काउंट मत करना उसका, ये 0 ग्रुप तो बाद में जुड़ा है जो अगला है, ठीक है। ये शुरू में ये 8 ही ग्रुप थे उसके मेंडल के पीरियोडिक टेबल मैंडलीफ के में, ठीक है। ये 8 ग्रुप थे। और पीरियड किसको कहते हैं इन लंबी लाइनों को, जैसे ये पहला पीरियड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 पीरियड थे, इनको पीरियड्स कहते हैं लंबी लाइनों को। और जो ऐसे खड़ी वाली लाइनें होती हैं वर्टिकल, उनको ग्रुप्स कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड्स हैं वो 7 थी और ग्रुप्स 8 थे, ठीक है। हालांकि उसका ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें तुम्हें कम दिखेंगे ग्रुप्स पीरियड, लेकिन तुम्हें लिखने इतने ही है, क्योंकि बाद में जो उसका मॉडिफाइड वर्जन आया था उसमें इतना ही लिखा हुआ 8 और 7, ठीक है। तो ये मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के थोड़ा डिटेल है, इसको रब करो एक बार। 8 पीरियड थे, 7 ग्रुप थे। 8 ग्रुप 7 पीरियड उल्टा बोल रहा है। 8 ग्रुप 7 पीरियड। हाँ वर्टिकल वाले ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ग्रुप्स हैं। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, वर्टिकल ये तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल तो ये सीधा वाला। अरे ये वर्टिकल होते हैं, इनको वर्टिकल कहते हैं मूर्ख, इनको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इतना भी नहीं पता तुझे तो? अच्छा ऐसे कह रही हो क्या? ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे कह रही हो क्या? जो लेटी हुई होती है उनको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। पता है वो तो मेरे को, वो गलती से अलग। सर तो इसने तो आपको सर से मैम बना दिया। ऐसे कह रही हो क्या? इसका कुछ नहीं भरोसा। अब इसको रब करो एक बार। 8 ग्रुप 7 पीरियड। अच्छा देखो, अब ये जो पूरा टेबल बना हुआ है ये इंक्रीजिंग मास पे है। जिसका मास सबसे कम है वो सबसे पहले, उससे ज्यादा मास, फिर उससे ज्यादा मास, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे रखे उसने बढ़ते हुए मास के हिसाब से हैं ये सारे, ठीक है। और मास इनके फ्रैक्शन में दिखा रखे हैं, एग्जैक्ट मास। और उसने क्या किया था, हर एक जैसे पहला ग्रुप है उसके 2 सब ग्रुप बना दिए, ए और बी। दूसरे ग्रुप के भी उसने सब ग्रुप बना दिए, ए और बी। तीसरे के भी उसने सब ग्रुप बना दिए, ए और बी। ऐसे उसने सब ग्रुप बनाए थे, यानी ग्रुप के भी 2-2 पार्ट कर दिए। जो ए वाले कॉलम थे उसमें तो नॉर्मल एलिमेंट थे और बी वाले में ट्रांजिशन एलिमेंट थे। इसमें नॉर्मल और बी वाले में ट्रांजिशन। नॉर्मल एलिमेंट कौन से होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में लूज या गेन होते हैं, ये शेयर होते हैं। तो जिस एलिमेंट के सबसे बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में लूज हो रहे हो, गेन हो रहे हो या शेयर हो रहे हो एटम को स्टेबल करने के लिए, वो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। और जिस एलिमेंट के सेकेंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करें रिएक्शन में, वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है 3 भी होती है। आयरन के सबसे बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं कई रिएक्शन में, कईयों में उसके 3 भी कर जाते हैं, सेकेंड लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन भी, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। ऐसे कॉपर की भी 2-2 वैलेंसी होती है। यस सर, 1 और 2। यानी ए वाले में जितने भी थे वो नॉर्मल एलिमेंट थे, बी वाले में ट्रांजिशन। तो पहली बात ये पता लगी कि पहला उसने क्या एलिमेंट इन विच सेकंड लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, यानी सिर्फ बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसके अलावा सेकंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर जाएंगे। ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन। बड़ी क्लासों में आएंगे ये क्या सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट, अरे जिन एलिमेंट्स के सेकंड लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें वो हाँ, इसको रब कर दो। तो पहला तो उसका रूल क्या था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उसने रखे, और ग्रुप्स को भी किस में बांट दिया, सब ग्रुप्स में। और देखो उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड नेचर भी देखा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल में बताता हूँ, देखो ये ग्रुप ले लो,
इसमें देखो RO और RH2 लिखा हुआ है। R का मतलब तो एलिमेंट का नाम है। जैसे यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है सबसे ऊपर, मैग्नीशियम दिख रहा है ना यहाँ, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो MgO बनाएगा, यानी Mg को तुम R मान सकते हो, ठीक है। और H के साथ रिएक्शन करेगा तो MgH2 बनाएगा, यानी यहाँ पर जो R लिखा हुआ ना इसका मतलब Mg लिखो उसकी जगह, और फिर Ca लिख के देखो, Ca में सर भी यही बनेगा, CaO CaH2। क्या? सर आपने कहा था हाँ, कि सर हाइड्रोजन के साथ जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टिव एलिमेंट थे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तो सारे ही रिएक्ट करते थे उस टाइम, ये मानते थे हम। उस अब का टाइम क्यों देख रहा है तू? अब वाली थ्योरी क्यों देख रहा है? पहले मैंडलीफ की के बात। टाइम की देख ना। ओके हाँ, सर। जब उसने अपना क्लासिफाई किया था। तो देखो ओके इस लाइन में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, कहने का मतलब है कि वो O के साथ तो, जैसे Ca है तो CaO बनाएगा, Mg है तो MgO बनाएगा, और अगर मान लो Ba है तो BaO बनाएगा, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट होगा वो एक O से कंबाइन होगा और दो H से कंबाइन होगा, जैसे CaH2, MgH2, BaH2, यानी ऊपर क्योंकि क्या लिखा हुआ था, RO और RH2, समझ गए। और इसके अंदर जितने भी होंगे वो क्या बनाएंगे, जैसे सोडियम है तो Na2O, K2O, ठीक है, NaHKH, यानी तुम्हें R की जगह क्या यूज करना है, उस एलिमेंट का नाम। इसको रब कर दो एक बार। ओके सर। तुम्हें समझ आया इसका मैंने क्या बताया? हाँ जी। अब इसमें क्या बनाएंगे देखो, इसमें अगर एल्यूमिनियम होगा तो क्या बनाएगा, Al, टू R ओ की थ्री जगह Al लिखो, Al2O3, और हाइड्रोजन के साथ बनाएगा AlH3, थ्री। ठीक है। ऐसे देखो अगला एलिमेंट देख लो, कोई और देख लो, B है, बोरोन क्या बनाएगा, Ba2O3, ठीक है, B2O3 सर और BH3, हाँ B2O3 BH3, ठीक है। तो ऐसे देखकर देखो, हाइड्राइड और ऑक्साइड नेचर देखकर ही उसने पूरा टेबल बनाया था सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसने क्या क्या बातें ध्यान रखी, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से रखना है, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखना है, और उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड नेचर का भी ध्यान रखना है। ये 3-4 बातें देखकर उसने अपना टेबल बनाया था, समझ गए। तो अगर ऐसा आ जाता है कि मैंडलीफ का पीरियोडिक, अरे वैसे मोस्टली ये आती नहीं है, 99% नहीं आती एग्जाम में, ठीक है। तुम्हें बस एक दो के एग्जाम्पल लिखने होते हैं हर ग्रुप के, पूरा टेबल याद नहीं करना होता। जैसे पहली पहली लाइन याद कर लो, इसके पहली लाइन के दो एलिमेंट याद कर लो, इधर से एक लाइन याद कर लो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, सर सुनो कर आपसे एक सको तो रिक्वेस्ट है। देखो अगर तुमने आगे साइंस साइड लेनी है तो लर्न कर लो, तो फायदे में रहोगे, क्योंकि कुछ ना सर कुछ वहां आगे पे याद रहेगा तुम्हें। और सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो जरूर लर्न करना पड़ेगा, हाँ। सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा याद करना है A to Z। करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि 11th 12th में आएगा पूरा। तो सर तभी कर प्लीज लेंगे। एक बार मेरी बात सुन लो। इस पे कई गाने भी बने हुए हैं इनको लर्न करने के, यूट्यूब पे, उस पे नेट पे देख लेना। हाँ यस बोल। सर चैतन्य बता भी रहा था, आप सर बताते हो। आगे की जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन रख लो प्लीज। ऑनलाइन ही तो है अभी, जब तक एग्जाम इनके नहीं हो रहे। तब तक सारी ऑनलाइन है ना सर? और मैं ना सर रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि सर 3 दिन ना मैं बाहर हूँ। कहाँ बाहर है, घर से बाहर निकाल रखा है? अरे नहीं मतलब मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। कहाँ पे? 2-3 जगह जाना है। गुरुद्वारों में जाना है क्या? नहीं सबसे पहले तो आगरा जाना है। अरे अब क्या घूमने कहाँ जा रहा है, कोरोना काल में घूमने जा रहा है? अरे पता नहीं कहाँ किस लिए जा रहे हैं लेकिन अब मेरे को जाना है। अच्छा, हाँ जी। तो प्लीज ऑनलाइन ही कर लेना, और मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेज पाऊंगा तो सर अनिरुद्ध को कह दो प्लीज, अगर वो कर ले OBS डाउनलोड और भेज दे।
भाई मैं नहीं करूंगा ओबीएस यार, मेरे में हैंग होता है वो बहुत, मैं नहीं करता उसको, अरे मैं पहले मेरा हैंग हो अरे चुका है। कैसे करना है, हैंग नहीं होगा। अरे भाई मेरे को, अरे मैंने, पहली बात तो देखो, संडे को तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, और सैटरडे को मुझे लगता नहीं ये दोनों क्लास तो ज्वाइन करेंगे। कल ये है। हाँ, मोहित और वो तो करेंगे नहीं, मुझे लगता नहीं, उनके और एग्जाम होंगे, सब्जेक्ट होंगे। तो ये लेसन तो मुझे बाद में मुझे, करेंगे इन क्योंकि उनको दोबारा मुझे ये लेसन दोबारा ही करवाना पड़ेगा एक बार, आधा जितना है, रिपीट तो होगा ही होगा। और रिपीट फिर मैं ऑफलाइन ही करवाऊंगा। मैं भी आ जाऊं सर फिर ऑफलाइन, मैं भी दोबारा ही कर लूंगा। हाँ, तो जब करवाऊंगा दोबारा इनको फिर तभी आइयो, अभी थोड़ा आएगा। मेरी एक बार भी सिलेबस रिवीजन। हो जाने दे फिर दोबारा करवाऊंगा। ये एक दो चैप्टर तो दोबारा करवाने पड़ेंगे जो छूटे आधे आधे, यस सर। ठीक है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब जैसे रिकॉर्डिंग का फायदा कल है भी नहीं, कल अब जैसे ये इसका तो एग्जाम हो ही जाएगा मोहित का, और गौतम का ये चैप्टर पता नहीं आना है कि नहीं आना। आना है तेरा गौतम? आना ही होगा सर प्री बोर्ड में। अरे गौतम कहाँ है बोले? और कब है तेरा एग्जाम अब साइंस का? साइंस का बताता हूँ। कल किस चीज का है? कल है एग्जाम? अगला कल तो 28 छुट्टी, को एसएस का। कल तो छुट्टी होगी तेरी। हाँ छुट्टी इस, है। अगला किसका हाँ है? अगला किसका है? एसएस के बाद अगला बता 28 रहा को है हूँ। तेरा? हाँ जी। 28 को मंडे को है? हाँ जी। अच्छा, एसएस का। और फिर एसएस के साइंस बाद का? 28 के बाद 30 को आईटी का। अच्छा। और 30 के कल बाद कल 2 तो को कल साइंस का। कल तो क्लास ज्वाइन कर लेगा ना तू? हाँ कल कर लूंगा। कल परसों कर लेगा 2 दिन, क्योंकि घर में तूने तैयारी करनी है। संडे को बेशक हाँ मत करिए, संडे को वैसे ही छुट्टी करूंगा, ठीक है। तो उसकी मम्मी पढ़ा रही है सर, वो मेरे को तो टाइम बताते हैं। वैसे मैं कर लूंगा ये- सर, कर लूंगा। 2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, कल और परसों तो, हाँ और चैप्टर हो ही हाँ जाएगा ये आगे 2 दिन में। वैसे लंबा है चैप्टर, टाइम लगेगा इसमें, ठीक क्या है। पता एक परसों तक हफ्ता, ना हो। एक हफ्ता का परसों था। तक शायद ना भी हो, अभी 3 दिन का और है, ठीक है। तो कोई नहीं, कल या परसों तो डायरेक्ट ज्वाइन कर ही लेगा। मोहित को टेंशन है नहीं, उसका पेपर कल हो जाएगा, ठीक है सर। और रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। मोहित दोबारा कर लेगा बाद चलो ठीक है फिर सर। में जब हो। तो कोई नहीं, हार्दिक फिर टेंशन की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, तो वैसे ज्वाइन कर लियो डायरेक्ट। आगरा में तो ज्वाइन कर लेगा ना? हाँ जी सर, आगरा में। है? कहीं वहां ताजमहल में बैठा रहे, कर लूंगा। पता नहीं लगता वहां ताजमहल में बच्चे जाके झुंझुना बजाने लग जाते हैं। तो देखो, ये जो मैनलीफ था, मैनलीफ ने ऐसा टेबल बनाया, तो तुम्हें पता लग गया होगा उसके टेबल का बेस क्या था। यानी अगर उसका लो आ जाए तो लो तो तुम्हें ये लिखना है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये लो है जो मैंने पीछे काली लाइन बताई थी, जो सबसे नीचे वाली लाइन थी, द सर प्लीज प्रॉपर्टीज ऑफ रिपीट। एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से रखो, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक होती है, इसका मतलब रिपीट होती है। कुछ एलिमेंट्स के बाद वही प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट में आ जाती हैं, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और ये लो बहुत बार आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसका मतलब यही है कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। जैसे देखो, सबसे कम मास वाला सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा मास, फिर उससे ज्यादा, तो बढ़ते हुए मास के हिसाब से रखोगे, तो जो प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी वो फिर इसमें आएंगी, जो इसमें आएंगी वो इसमें आएंगी, यानी रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज। जो इसमें आएंगी वो इसमें आएंगी, फिर वो इसमें आएंगी, ऐसे, ठीक है। ओके अब उसका टेबल के बारे में आ जाए मैनलीफ के, तो टेबल के बारे में इसको रब करो एक बार। सर, एक चीज पूछनी है एक बार रब भी कर दे इसको, हाँ सर। बोल। सर जैसे आपने कहा ये ए, ये बी, ये नॉर्मल, ये ट्रांजिशन, यहाँ पे तो हाँ सर 3 है, ए बी सी। हाँ, ये लास्ट क्या वाला जो था ना, उसमें उसने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट बचे कुचे डाल दिए थे, और 9 एलिमेंट टोटल डाले थे लास्ट वाले। है? मतलब ये ए बी सी है। एट्थ ग्रुप में, हाँ 3-3 पार्ट कर दिए थे। ए बी सी, ओके सर। अब देखो, तो उसके टेबल के बारे में आ जाए, तो तुम्हें टेबल के बारे में लिखना है कि उसका टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस था,
उसका टेबल ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेस पर डिपेंड था, और उसके टेबल में एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप के अंदर भी प्लेस किए हुए थे। उसके टेबल में कुल 8 ग्रुप थे, 7 पीरियड्स थे, ठीक है। हालांकि उसने अपने टेबल में कुछ गैप भी छोड़ रखे हैं, कई जगह खाली छोड़ रखे हैं, देखो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, और भी जगह उसने खाली छोड़ रखी है। साइंटिस्ट ने पूछा इस जगह खाली क्यों छोड़ रहा है, कहते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा ना वो फ्यूचर में डिस्कवर होगा और वो इनकी प्रॉपर्टी से मैच होता होगा, तो उसको यहाँ रखा जाएगा, इसलिए उसने पहले से गैप छोड़ दिया। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम चल रहे हो और एग्जाम में मान लो रूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और अभी मान लो 4 स्टूडेंट आए नहीं, एग्जाम का टाइम होने वाला है, 4 स्टूडेंट नहीं आए, तो तुम उनकी जगह छोड़ देते हो, बेंच छोड़ देते हो। ऐसा नहीं है कि आगे आगे होके बैठ जाते हो, उनकी स्पेस छोड़ देते हो, भाई वो आएंगे तो अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठेंगे, ठीक है ना। तो मेंडलीफ ने भी पहले गैप छोड़ दिए थे। वो कहता है फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर जरूर होंगे जिनके मास और जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच होती होंगी, इनके हिसाब से वो अपनी जगह पे रखे जाएंगे, तो इसलिए पहले से ही उसने स्पेस छोड़ दिया था। वो समझदार आदमी था और बाद में हुआ भी ऐसा ही। कई एलिमेंट जैसे जर्मेनियम, गैलियम, स्कैंडियम ये बाद में डिस्कवर हुए और उनको यहाँ रखा गया तो वो सही फिट भी आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो मेंडलीफ ने ऐसे स्पेस भी छोड़े थे, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। तो ये उसके पीरियोडिक टेबल की डिटेल लिख सकते हो कि उसने 8 ग्रुप भी बनाए और हर एक ग्रुप के अंदर उसने क्या रखा, 2 सब ग्रुप बना दिए, एक में नॉर्मल एलिमेंट्स रखे, एक में ट्रांजिशन रखे। और उसने हालांकि नोबल गैसेज उस समय डिस्कवर बहुत कम थी, ट्रेसिस में डिस्कवर थी, लेकिन उसने ये भी सोचा कि अगर मान लो और नोबल गैसेज डिस्कवर होती हैं तो उनका अलग सेपरेट ग्रुप भी बन जाएगा, 0 ग्रुप, और उनको वहां प्लेस कर सकते हैं। तो ये बात भी उसने पहले से ही सोच के रखी थी, ठीक है। तो उसके पीरियोडिक टेबल पर हम डिटेल लिख सकते हैं और ऐसा एक रफ सा चार्ट। हाँ सर, आपने कहा जैसे कि हर एक जो ग्रुप है उसमें 2 पार्ट कर दिए, वो नॉर्मल तुम्हें 2 ही ट्रांजिशन। लिखने हैं, तो तुम्हें 2 ही लिखने हैं, बस एक लाइन नीचे और लिख देना कि उसने 8 ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें 9 ट्रांजिशन एलिमेंट प्लेस किए, बस। और डिटेल तो बड़ी क्लासों में आएगी, अगर ये मेंडलीफ टेबल आएगा तो बड़ी क्लास में, इस लेवल तक तो इतना ही आएगा 10th क्लास तक, इतना भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। हमारी मैम ने तो बताया नहीं ट्रांजिशन तो। हाँ तो वो बताएगी नहीं ना, ये तो मोटी मोटी बातें हैं। ट्रांजिशन सीरीज लिखा हुआ था, मैंने मैम से पूछा मैम ये ट्रांजिशन सीरीज क्या लिखा हुआ है, वो कहती बेटा ये ना 11th में आएगा। आते तो है लेकिन मैंने बता दिया, मैं 9th वाले बच्चों को भी बता देता हूँ ये बात कि 9th में जब मैं वैलेंसी बताता हूँ कि 2-2 वैलेंसी क्यों होती है। अब तूने ध्यान से सुना कि नहीं 9th में मैं क्या बता सकता। चलो नेक्स्ट पेज निकाल लो। ओके सर। अब उसके टेबल की देखो, यही है कि लास्ट नेक्स्ट उसके टेबल की एडवांटेजेस क्या थी, ये नहीं है, हाँ यही है, यही निकाल ले एक बार। तो देखो उसके टेबल में यहाँ लिखा भी हुआ है कि देखो ये कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे, और 8th ग्रुप में उसने 9 एलिमेंट को प्लेस किया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। तो ये सारी बातें दी हुई हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे रखे हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब उसके पीरियोडिक टेबल बनाने से फायदा क्या हुआ, देखो एक तो इससे एलिमेंट्स की स्टडी सिस्टमैटिक हो गई। अगर तुम किसी एक ग्रुप में एक एलिमेंट को स्टडी करो, मान लो तुमने पहले ग्रुप में सोडियम स्टडी कर दिया, तो उससे नीचे वाले एलिमेंट्स की तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी कि जैसे सोडियम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, पोटेशियम भी वैसे ही करेगा, उससे नीचे वाला भी वैसे करेगा, जैसे मैग्नीशियम कर रहा है वैसे कैल्शियम करेगा, वैसे ही और करेगा। तो अगर तुम इससे स्टडी इजी भी हो जाती है और सिस्टमैटिक भी हो जाती है, सिस्टम वाइज भी हो जाती है। हाँ सर, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम नाइफ से कट जाते हैं, वैसे उनके नीचे वाले एलिमेंट भी ऐसे होते हैं। हाँ, जिससे वो रिएक्ट करेंगे उससे बाकी एलिमेंट भी कर देंगे, नहीं, करेंगे मैं कह रहा बाकी हूँ भी। हाँ जैसे नहीं सोडियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, फिजिकल ज्यादातर सेम नहीं होती, उसने लॉ में लिख दिया है लेकिन फिजिकल सेम नहीं होती। तुम्हें लॉ में यही लिखना पड़ेगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, उसमें केमिकल फिजिकल नहीं लिखना, फिजिकल तो मैच करती ही नहीं ना मोस्टली की। अब सोडियम की जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी होगी वो नीचे वाले की थोड़ा होगी, उसकी अलग होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, हमें केमिकल पे ध्यान देना है कि केमिकल सिमिलर होती है। ओके सर।
लेकिन ये तो पता लग गया ना कि मैग्नीशियम की जो केमिकल होंगी वही कैल्शियम की होंगी, वही नीचे वाले की होंगी। तो अगर उसको मान लो तुमने ये लाइन याद कर ली तो तुम्हें इन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अपने आप पता लग जाएंगी मैग्नीशियम की स्टडी करते ही, कि मैग्नीशियम अगर इससे रिएक्ट करता है तो बाकी एलिमेंट ये भी करेंगे, मैग्नीशियम अगर पानी से रिएक्ट करता है तो बाकी भी करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोजन देता है तो ये भी हाइड्रोजन देंगे। तो सारों की प्रॉपर्टीज एक तरह से सामने आ जाती है नजर में, ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि इससे केमिस्ट्री की स्टडी एक तो सिस्टमेटिक हो गई और स्टडी एलिमेंट्स की स्टडी इजी भी होगी, सिस्टमेटिक भी होगी। पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा क्या है वो नेक्स्ट पेज पर है। ये पहला है, नेक्स्ट पेज देख एक बार। एक सेकंड सर, ये निकाल पॉइंट तो मैं ड्रॉबैक में बताऊंगा अभी आगे, कौन सा ला? आगे बताऊंगा, अभी ड्रॉबैक आएंगे ना, इसमें मिक्स कर दिए। यानी पहला पॉइंट यही लिखना है कि पीरियोडिक टेबल जब भी बनते हैं ना, कोई भी पीरियोडिक टेबल बनता है, उससे एलिमेंट्स की स्टडी इजी और सिस्टमेटिक हो जाती है।